हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 6.1 क्रमचय संचय के बेसिक क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 5 तक के सभी क्वेश्चन, सभी विविध और सभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 6.1 जिसका नाम है क्रमचय संचय। देखिए, ये प्रश्नावली इतनी आसान प्रश्नावली है, यदि आप इनके शब्दों का मतलब और इसके बेसिक परिचय को ध्यान से समझ लें तो इनमें से कोई भी गलती होने के चांस इस प्रश्नावली में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि प्रश्नावली में हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, भूमिका के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संचय किसे कहते हैं और क्रमचय किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा है संचय की यानी कॉम्बिनेशन की, वस्तुओं के चयन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन यानी संचय, और वस्तुओं का एक क्रम निर्धारित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्रमचय, जिसे अपन कहते हैं परम्यूटेशन। अब मैं यहाँ पे उदाहरणार्थ आपको समझाता हूं कि क्रमचय और संचय की जो परिभाषा है हम एक बेसिक एग्जांपल से कैसे समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये 4 बॉल हैं। उदाहरण से हम क्रमचय और संचय इस प्रश्नावली का मीनिंग सीख रहे हैं। ये 4 बॉल हैं और इन 4 बॉल में से कोई 2 बॉल हमें लेनी है। मान लेते हैं इन 2 बॉल का हमें क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, इन 2 बॉल को हमें लेना है। तो चयन करने का तरीका मतलब इन 4 में से हम कोई सी भी रेंडमली 2 बॉल चयन करेंगे। चयन करने का तरीका कहलाता है संचय। क्या कहलाता है? संचय। और संचय को हल करने के लिए सी वाला सूत्र लगेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो सी वाला सूत्र है ये कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि संचय का मतलब होता है चयन करना, तो हम क्रमचय का मतलब क्या ले, क्रमचय का मतलब क्या होता है, क्रम किस तरह से निर्धारित करते हैं, इसको हम इसी एग्जांपल से कैसे सीखेंगे। अभी अभी हमने कहा था हमारे पास 4 बॉल हैं। इन चारों बॉलों को हमने यहां पे रिपीट किया। इनका नंबरिंग दे देते हैं। ये पहले नंबर की बॉल है, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की और ये चौथे नंबर की। हमें क्या करना है, चयन तो करना है लेकिन क्रम के हिसाब से चयन करना है। जैसे मान लो हमें पहले और दूसरे नंबर की बॉल को ही चयन करना है, बाकी बाद में हम तीसरे और चौथे नंबर की बॉल को रखेंगे। या फिर मान लीजिए मुझे दूसरे और तीसरे नंबर की बॉल का ही चयन करना है, बाकी बची हुई पहली और चौथी को लास्ट में लिखेंगे। मान लेते हैं मुझे पहले 3 और 4 नंबर वाली बॉल का चयन करना है, 1 और 2 नंबर वाली बॉल को लास्ट में रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम चौथी और पहली बॉल का चयन कर लेते हैं, बाकी दूसरी और तीसरी को लास्ट में रखेंगे। तो हम देखते हैं जिन 2 बॉलों का हमें चयन करना है, 2 बॉलों का जिनका चयन करना है उसमें क्रम का ध्यान रखते हुए चयन किया जा रहा है। यानी हम पहले दूसरे नंबर की बॉल का चयन कर रहे हैं इन चारों में से, दूसरे तीसरे नंबर की बॉल का चयन कर रहे हैं, तीसरे चौथे नंबर की बॉल का चयन कर रहे हैं, चौथे और पहले नंबर की बॉल का चयन कर रहे हैं। यानी हम क्रम का निर्धारण करते हुए प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, और वस्तुओं में क्रम निर्धारण करने की ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन के अंदर हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं? पी का सूत्र लगाते हैं। तो शायद इन दोनों ही काउंटर एग्जाम्पल से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब हम केवल चयन करते हैं जिसमें हम क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं उसे संचय कहते हैं, और वह प्रक्रिया जिसमें हम क्रम का ध्यान रखते हुए इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उसे हम क्रमचय कहते हैं।
क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाएगा कि पहले किसे लेना है, बाद में किसे लेना है, जबकि संचय के अंदर केवल चयन किया जाएगा, क्रम का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, प्रश्नावली का मीनिंग क्रमचय और संचय आई होप इस बेसिक से और इन काउंटर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। आगे का बेसिक हमें दे रखा है गणना के आधारभूत सिद्धांत, मतलब क्रमचय और संचय में जब हम गणना करेंगे तो कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। तो हम दो सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, एक तो है गुणन सिद्धांत जिसमें गुणा किया जाएगा और एक है योग सिद्धांत जिसमें जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणन सिद्धांत क्या होता है। गुणन सिद्धांत में लिखा है अगर एक कार्य को m तरीके से और दूसरे कार्य को n तरीके से किया जा सकता है तो दोनों कार्य को मिलाकर m गुणा n, मतलब उन तरीकों को गुणा कराने पर कुल तरीकों से किया जा सकता है, उनकी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग कार्य हैं, एक कार्य m है, दूसरा कार्य n है। इनको करने के तरीके गुणन सिद्धांत से निकालने के लिए इन दोनों को क्या करा दिया जाता है, आपस में गुणा करा दिया जाता है, यही गुणन सिद्धांत कहलाता है। बहुत ही शानदार और जानदार एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि गुणन सिद्धांत हमें एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 शर्ट हैं, इन शर्ट को हमने S1, S2 और S3 नाम दिया। मान लेते हैं इन पर पहनने के लिए 2 पैंट हैं जिन्हें हम T1 और T2 नाम देते हैं। तो हम इन्हें कुल कितने तरीके से पहन सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत कहता है कि आपके पास एक तो 3 तरीके हैं, एक 2 तरीके हैं, कुल तरीके निकालने के लिए गुणन सिद्धांत में गुणा कर देते हैं। तो 3 को 2 से गुणा करके कुल कितने तरीके निकाल लिए, 6। अब ये 6 तरीका कैसे हो सकते हैं, आप इस चीज को समझे। मान लेते हैं जो हमारे पास टी शर्ट जो S1 शर्ट है, ठीक है, S1 शर्ट है, एक दिन तो हमने इसके साथ T1 पैंट को पहन लिया और एक दूसरे दिन हमने इसके साथ T2 पैंट को पहन लिया। ये हमारे पास अलग अलग तरीके हो गए। इसी तरह हमारे पास S2 कोई शर्ट है, उसके साथ हमने T1 पैंट को पहन लिया और अगले दिन हमने इसी के साथ T2 पैंट को पहन लिया। ये भी एक अलग अलग तरीका हो गया। ठीक है, एक हमारे पास S3 शर्ट है और इसमें हम एक दिन T1 पैंट पहन लेते हैं और एक दिन हम T2 पैंट पहन लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुल कितने तरीके बने इस पैंट और शर्ट को पहनने के। 2 तरीके यहाँ पे हैं, 2 तरीके यहाँ पे हैं, 2 तरीके यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने तरीके बने, 6। तो 6 तरीकों को डायरेक्ट गुणन सिद्धांत से हम कैसे ज्ञात करेंगे कि दोनों के जो तरीके दे रखे हैं उन तरीकों की संख्या को आपस में गुणा करके कुल तरीकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। ये गुणा करने वाला सिद्धांत गुणन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आई होप गुणन सिद्धांत में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे इसका जो सेकंड मेथड है योग सिद्धांत, उसकी हम चर्चा करते हैं। अगला दे रखा है हमें योग सिद्धांत। योग सिद्धांत में क्या होता है, मान लेते हैं एक कार्य है जिसे हम n तरीके से कर सकते हैं और एक दूसरा कार्य है जिसको हम m तरीके से कर सकते हैं और ये दोनों कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते हैं, तो इनको करने के कुल तरीकों में हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी m + n कुल तरीकों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इन कार्यों को हम अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर ए स्कूल में 3 विद्यार्थी T1, T2, T3 और एक दूसरे स्कूल बी में 2 विद्यार्थी B1 और B2 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए हमें जोड़ना होगा, योग सिद्धांत लगाना होगा। तो 3 विद्यार्थी और 2 विद्यार्थी को जोड़कर कितने विद्यार्थी लिख सकते हैं, 5। ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूं। एक स्कूल है हमारे पास ए जिसमें 3 विद्यार्थी हमारे पास, तो यहां पे लिख दिए हम 3। एक अन्य स्कूल है बी जिसमें 2 विद्यार्थी हैं, उसमें यहां पर हमने क्या लिख दिया, 2। अब हम जानते हैं कि इस स्कूल के विद्यार्थी इस स्कूल में जाके नहीं पढ़ सकते और इस स्कूल के विद्यार्थी इस स्कूल में जाकर नहीं पढ़ सकते। तो क्या ये विद्यार्थी अलग अलग रहकर ही काम करेंगे, एक दूसरे के स्कूल में आकर काम नहीं करेंगे? तो फिर इन दोनों विद्यार्थियों का अगर कुल तरीके अगर कोई काम में बनते हैं तो फिर हम वो गुणन सिद्धांत से नहीं निकाल सकते, क्योंकि गुणन सिद्धांत में तब निकाला जाता है जब वो एक ही स्थान पर हो, यानी या तो वो पांचों के पांचों विद्यार्थी
कहां हो, ए स्कूल में, या वो पांचों विद्यार्थी कहां हो, बी स्कूल में, तो फिर गुणन सिद्धांत से गुणा करके अभिष्ट तरीकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। लेकिन 3 विद्यार्थी तो ए स्कूल में हैं और 2 विद्यार्थी बी स्कूल में हैं, दोनों अलग अलग स्कूल के विद्यार्थी एक साथ नहीं रह सकते, तो वहां पर हम योग सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और योग सिद्धांत में हम 3 और 2 कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकाल सकते हैं, 5। इस तरह हमें यह याद रखना है कि जब परिमाण एक ही स्थान पर रखा जा सकता है तो हम गुणन सिद्धांत से, फैक्टोरियल मेथड से उसको सोल्व कर लेंगे। यदि एक साथ नहीं रखा जा सकता है तो फिर उसको हम जोड़कर यानी योग सिद्धांत से इसको हल कर लेंगे। इस तरह गणना के हमारे पास 2 सिद्धांत रहेंगे, एक तो है योग सिद्धांत और एक है गुणन सिद्धांत, और इन दोनों सिद्धांतों को बेसिक में हमने इस तरह से सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। ठीक है, अगर हमें किसी प्रश्न में क्रम निर्धारण करके अभिष्ट तरीके बनाने हैं तो उसे हम कहेंगे क्रमचय, और क्रमचय को हम इंग्लिश में कहते हैं परम्यूटेशन। मान लेते हैं हमारे पास n वस्तुएं हैं, उनमें से r को एक साथ विभिन्न क्रमों में रखा जाना है तो उसे हम क्रमचय कहते हैं। क्रमचय ज्ञात करने का सूत्र होता है NPR बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो इस प्रकार का चिन्ह है इसे कहा गया है फैक्टोरियल। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसका दूसरा तरीका होता है ऐसा। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रमचय का सूत्र याद कर लेना, जब हमें क्रम निर्धारित करना होगा तो अभिष्ट तरीके हम निकालेंगे NPR बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। यह सूत्र हमें तब लगाना है जब हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे नोट लिख देता हूं। इस सूत्र का प्रयोग सीधे तरीके से तब लगाते हैं, मतलब एक ही बार इस सूत्र का प्रयोग करके पूरे प्रश्न को सॉल्व करना सीधा तरीका है, तब लगाते हैं जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तब हम इस क्रमचय वाले सूत्र NPR का डायरेक्ट प्रयोग करके और उस क्वेश्चन का हम सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट बेसिक की ओर। अगला टॉपिक दे रखा है हमें संचय। संचय को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसका हम प्रयोग 6.3 से करेंगे। ठीक है, 6.1 और 6.2 से जो काम है वो क्रमचय से चल जाएगा। संचय यानी कॉम्बिनेशन यानी सी वाले सूत्र का जो प्रयोग है वो हम किससे करेंगे, 6.3 से। कॉम्बिनेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया था, चयन करने का तरीका जो होता है वो संचय कहलाता है। कैसे, यदि n वस्तुओं में r वस्तुओं को चुना जाए तो उनके क्रम का विचार न किया जाए, वो पहले स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे आएगा, क्रम पर कोई विचार नहीं किया जाए तो उसे हम कहते हैं संचय। संचय ज्ञात करने का सूत्र होता है NCR। सी का मतलब यहां कॉम्बिनेशन से है। ये फॉर्मूला होता तो परम्यूटेशन की तरह ही है, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन इसमें r फैक्टोरियल का भाग और लग जाता है। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। इस वाले सूत्र की सहायता से हम संचय कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें केवल चुनना है, क्रम पर कोई ध्यान नहीं देना है, 6.3 के क्वेश्चन हम इसी सूत्र से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। अब यहां पे जो टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल पार्ट को हम समझते हैं क्या होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम इसी पार्ट से करने वाले हैं। 1 से लेकर n तक की सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, तो 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्या को हम कहते हैं n फैक्टोरियल। और इसको निकालना कैसे है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 n तक हम गुणनफल को चलते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो हमें कोई 5 फैक्टोरियल दे रखा है,
तो हम उसका मान कैसे निकालेंगे? तो इसको हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में गुणा कराना है 1 तक। 5 गुणा 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 1। इनको कैलकुलेट करते हैं तो 5 को 4 से गुणा किया 20, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और 6 को जब 20 से गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा 120। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 120। ऐसे हमें कोई भी मान दे दे, जैसे मान लेते हैं हमें 3 फैक्टोरियल दे रखा है, तो उसका हम मान कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 2 गुणा 1, अंत में उसको 1 पर लाकर क्या करना है, खत्म करना है। तो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल को हमें पूरा हल नहीं करना है, तो हम कहां तक रोकना चाहते हैं ये प्रश्न की डिमांड रहेगी। जैसे उदाहरणार्थ मान लेते हैं इसको 3 पर रोकना है, तो हम 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, उसके बाद 6 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर 3 पे रोकना है तो 3 लगा के उसको फैक्टोरियल के साथ लिख दो, क्योंकि आगे हम इसका गुणनफल नहीं लेना चाहते, 3 पर रोकना चाहते हैं तो 3 फैक्टोरियल पर रुक जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल को पूरा प्रसार न करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये आगे किसी भी फैक्टोरियल के लिए काम आ सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। ठीक है, यदि यहां पर हम NPR का सूत्र तो पढ़ चुके हैं, मान लेते हैं ऊपर 5 दे रखा है P और यहां पर 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला 5 ही लेना है, यही इसका आंसर है। आप इसे चेक कर ले सूत्र से, NPR का सूत्र होता है n फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल, और बटे में दे रखा है n माइनस आर यानी 5 माइनस आर यानी 1 का फैक्टोरियल। अब यहां 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, बटे में 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, नीचे 4 फैक्टोरियल दे रखा है तो 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे, बटे में कितना दे रखा है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा तो कितना बचेगा 5। तो हम परम्यूटेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व करें, ऊपर अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा हो लेकिन नीचे अगर इकाई या 1 लिखा हो तो समझ जाना उसी नंबर को हमें उतारना है। ठीक है, ये सेम कैलकुलेशन काम करेगी यदि ऊपर 5 दे रखा है, परम्यूटेशन नीचे भी 5 दे रखा है, तब भी इसका मतलब कितना होगा 5। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, ये आगे काम आने वाली है। इसको भी हल करके देख लो, ऊपर कितना आ जाएगा 5, ये क्या दे रखा है फैक्टोरियल, और इसके बटे में यहां पर n माइनस का r, n कितना दे रखा है 5, r कितना दे रखा है 5, और ये फैक्टोरियल ऊपर कितना दे रखा है 5 फैक्टोरियल, बटा 5 में से 5 गया तो 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मीनिंग कितना होता है 1, 1 का भाग देंगे तो 5 फैक्टोरियल ही आएगा। इसका मतलब जब n और r सेम होते हैं तो उसका ही फैक्टोरियल ले लिया जाता है जो n दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या नाम है इस प्रश्नावली के क्रमचय बेसिक पर ध्यान देते हुए प्रश्नावली 6.1 का बेसिक तैयार किया है। इसी बेसिक के सहायता से प्रश्नावली 6.1 के हम सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक जरूर ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बेसिक ही आगे के क्वेश्चन को आसान बनाने का काम करेंगे। कई विद्यार्थी इस पूरी प्रश्नावली को निकालने के बाद भी हमसे ये कहते हैं कि सर हम क्रमचय और संचय में कंफ्यूजन हो रहे हैं, हमें कब क्रमचय का पता लगता है कब संचय का पता लगता है। हम क्रमचय की जगह संचय लगा देते हैं, संचय की जगह क्रमचय लगा देते हैं। तो हम उनको केवल एक ही सॉल्यूशन देते हैं कि सबसे पहले आप क्रमचय और संचय की परिभाषा से दोनों में अंतर करना सीखो। अगर ये अंतर आपको समझ में आ जाता है तो जब कभी भी आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करो तो उस क्वेश्चन से पहले ये समझो कि हमें क्रम निर्धारित करने के लिए बोल रहा है या चयन करने के लिए बोल रहा है। अगर क्रम निर्धारित और चयन करने के तरीकों पर अगर आप काम करते हुए क्वेश्चन को सीखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि इसमें क्रमचय लग रहा है या संचय लग रहा है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप केवल बेसिक को पढ़ने के साथ साथ उस बेसिक का मीनिंग हर क्वेश्चन के साथ निकालें, जिससे क्रमचय और संचय में कोई डाउट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि फर्स्ट नंबर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। मतलब हम अंक क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में दे रखे हैं अंक,
आप इस अंक को समझो, ये अंक हमें दे रखे हैं यानी नंबर n, ये हमें नंबर दे रखे हैं टोटल 5, और ये 5 नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 नंबर में से हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब 3 अंकों में हमारे पास 3 स्थान होते हैं, एक तो इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है और एक सैकड़े का अंक होता है, तभी 3 अंकों की संख्या बनेगी। इधर से हम इसे कहेंगे इकाई का अंक, इसे हम कहेंगे दहाई का अंक, ठीक है, और इसे हम कहेंगे सैकड़ा, सैकड़े का अंक। क्लियर है यहां तक? अब हम ये जानते हैं अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 5 संख्या है, उन पांचों में से मैं कोई भी एक नंबर यहां रखूं तो वो नंबर रखने के बाद वापस में यहां पर भी रख सकता हूं और यहां पर भी रख सकता हूं, यानी हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर मैं इकाई के अंक को भरने का या चुनने की विधि देखूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर 5 संख्या है तो मैं 5 में से किसी भी संख्या को रख सकता हूं, 5 में से किसी एक संख्या को यहां रख सकता हूं। तो यानी हम कह सकते हैं 5 संख्या है, उसमें से हम किसी का भी परम्यूटेशन बना सकते हैं एक संख्या लेकर। अब यहां पर सेकंड दहाई का है तो वही 5 संख्या है क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है, और हम परम्यूटेशन यानी इनका क्रमचय बना सकते हैं किसी भी एक संख्या को रखकर। फिर वापस 5 संख्या है, इनका हम क्रमचय बना सकते हैं किसी भी एक संख्या को रखकर। जब इन तीनों को गुणन सिद्धांत से गुणा हम करा देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे में आते हैं पांचों की पांचों संख्या, तो गुणन सिद्धांत लगेगा। तीनों को हम गुणा करके 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, उनकी अभिष्ट संख्या हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इकाई के अंक को चुनने की विधि। यहां पे लिखते हैं इकाई के अंक को चुनने की विधि। ठीक है, तो इकाई के अंक को चुनने की विधि 5p1, और जब यहां 1 आता है तो ऊपर वाला मान 5 ही लेना होता है, ये पढ़ाया था मैंने। उसके बाद यहां पर दहाई का अंक है, तो दहाई के अंक को चुनने की विधि। दहाई के अंक में भी हम इन्हीं 5 संख्या में से किसी एक संख्या को चुनेंगे तो वही 5 आ जाएगा। और लास्ट में है सैकड़ा, तो सैकड़े के अंक को चुनने की विधि। वही टोटल 5 नंबर है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, किसी एक को लेना तो कितना आ जाएगा 5। तो लास्ट में लिखते हैं अतः चुनने की कुल विधि। अतः चुनने की कुल विधि गुणन सिद्धांत लगा देंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, और तीनों गुणा किया तो कितना आ जाएगा 125। यानी 125 3 अंकों की वो संख्या बनाई जा सकती है जिनको हम रिपीट कर करके अलग अलग प्रकार की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन बाउंडिंग लगा देगा कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब यहां अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसका मतलब हमारे पास वही 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या हमारे पास? वही 3 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, यहां पर तो हम इन 5 संख्याओं में से किसी एक संख्या का चयन कर सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, इसका मतलब 5 में से एक संख्या जो यहां पे रख दी वो वापस आपको नहीं लेनी है, तो अब संख्या हमारे पास कितनी रह जाएगी? 4। इन 4 में से वापस हमें कोई एक संख्या लेनी है। 4 में से एक संख्या यहां भरने के बाद अब वो संख्या यहां नहीं लेनी है, तो कितनी संख्या रह गई? 3। 3 में से वापस हमें किसी एक संख्या को यहां पे रखना है।
इस पूरे परम्यूटेशन का रिजल्ट जो बने उसको गुणन सिद्धांत से निकालकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं करें तब अभिष्ट तरीके चुनने के कितने हो सकते हैं, चुनने की कुल विधि कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति न होने के कारण, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो यहां इकाई के अंक को चुनने की जो विधि है उसको हम कैसे निकालेंगे। इकाई के अंक के स्थान पे पांचों संख्या आ सकती है, किसी एक संख्या का चयन करना है तो कितना आ जाएगा यहां पे 5। इसी तरह है दहाई के अंक को चुनने की विधि, दहाई के अंक को चुनने की विधि, दहाई के अंक को हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, कितने तरीके से उनका क्रम बना सकते हैं, तो उसके लिए हम इसका क्रमचय बनाएंगे। अगर हम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं तो 5 में से एक अंक ऊपर निर्धारित हो चुका है, तो अब कितने अंक बचे 4। इन 4 में से कोई एक अंक लेना है तो यहां कितना आ जाएगा 4। उसके बाद यहां पर तीसरा है सैकड़े के अंक को चुनने की विधि। सैकड़े के अंक को चुनते हैं तो अब 4 संख्या में एक संख्या हम भर चुके हैं, तो अब कितनी संख्या बची 3। 3 में से कोई एक संख्या वापस लेनी है तो उसको चुनने की विधि कितनी हो जाएगी 3। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः कुल विधि कितनी है चुनने की, जब अनुमति नहीं है पुनरावृत्ति की, अतः यहां पर चुनने की कुल विधि में हमें दे रखा है सभी संख्या गुणा करा देंगे, 5 को 4 को और 3 को, तो 5 चौक 20 गुणा 3 और 20 3 60। तो ऐसे हमारे पास केवल 60 ही तरीके हैं जिसमें हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और अंक हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन को एग्जाम की कॉपी में इस तरह से लिखते हुए सॉल्व करना है पूरा। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना। YouTube पर इससे सरल लैंग्वेज में पूरा ढंग से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें इस बात पे, क्योंकि आपको पूरे विस्तार से लिखवाने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है अंक 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक हमें दे रखे हैं। इनसे हमें 3 अंकों की सम संख्या बनानी है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब रिपीटेशन कर सकते हैं अंकों का। इससे हम 3 अंकों की कितनी सम संख्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं कि हमें अंक कितने दे रखे हैं। अंक की हम बात करें यानी नंबर की, तो वो हमें 6 नंबर दे रखे हैं। 6 नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन हमें 6 नंबरों का प्रयोग करके 3 अंकों की सम संख्या बनानी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 3 बॉक्स बना लेते हैं। 3 अंकों की कौन सी संख्या बनानी है, सम संख्या। 3 अंकों में हमारे पास ये इकाई का अंक हो जाएगा, ये दहाई का अंक हो गया और ये सैकड़े का अंक हो गया। क्लियर है। आप जानते हैं कोई भी संख्या सम संख्या तब होगी जब उसका इकाई का अंक सम होगा। तो हम इकाई के स्थान पे केवल सम अंक ही रख सकते हैं और कोई दूसरा अंक नहीं रख सकते। और 1 से 6 में हमारे पास सम अंक जो हैं वो 2 4 और 6 हैं। तो मैं कह सकता हूं इन 3 संख्याओं में से यहां पर केवल एक संख्या रखी जा सकती है, ये इकाई के अंक को चुनने की विधि होगी। तो मैं कह सकता हूं
3 अंकों में से केवल एक अंक को यहां पर हम चुन सकते हैं सम संख्या बनाने के लिए। बाकी अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो ये वापस 6 की 6 संख्या यहां पर आ सकती है। उनमें से किसी एक संख्या का हमें क्या करना है, क्रम निर्धारित करना है। ये 6 संख्या यहां पर भी आ सकती है, बस किसी एक संख्या का हमें क्रम निर्धारित करना है। जब इनको आपस में गुणा करा देंगे तो हमारे पास अभिष्ट वो तरीके या अभिष्ट तरीकों की विधि प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम इन 6 संख्याओं को प्रयोग में लाकर 3 अंकों की सम संख्या बना सकते हैं, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक है, सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 में से एक अंक रखना ही होगा, मतलब सम अंक रखना होगा। तो यहां पे क्या लिखते हैं, यहां पे पहले लिखते हैं सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 में से एक अंक को रखना ही होगा। तो इसका मतलब इकाई के अंक को चुनने की विधि इकाई के अंक को चुनने की जो विधि बनेगी वो क्या होगी, हमें क्या करना है, 3 ही अंक में से किसी एक अंक का क्या करना है, निर्धारण। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3। इसी तरह है दहाई, दहाई के अंक को चुनने की विधि। तो पुनरावृत्ति की अनुमति है, दहाई के अंक में वो 6 की 6 संख्या आ सकती है, लेकिन एक संख्या का हमें क्रम निर्धारण करना है, तो कितना आ जाएगा, 6। और लास्ट में आता है सैकड़े के अंक को चुनने की विधि। वापस वही 6 संख्या आ जाएगी और किसी एक संख्या के क्रम का निर्धारण करना है, तो कितना आ जाएगा, 6। लास्ट में लिखते हैं अतः कुल विधि। कुल विधि के लिए इनको गुणा कर लेंगे, जैसे 3 को 6 के साथ और 6 के साथ। तो यहां पे कितना हो गया, 6 × 18 × 6 और 18 6 की 108। तो वो ये 108 तरीके हैं जिससे हम इन 6 अंकों को लेकर 3 अंकों की सम संख्या बना सकते हैं, जहां पर हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना था, सोल्व। आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो यानी यहां पर हमें प्रश्न में दे रखा है, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति
अनुमति नहीं है। और मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तो फिर आप उसमें डायरेक्ट कंसेप्ट लगाने का प्रयास करना। 10 अक्षर में से हमें 4 का चयन करना है, इसका मतलब हमें n का मान तो कितना दे दिया 10, और 4 अक्षर का हमें क्रम बनाना है तो इसका मतलब r का मान कितना हो गया 4। तो यहां पे लिखते हैं 10 अक्षरों में से 4 अक्षर लेकर, ठीक है, कितने अक्षर 4 अक्षर लेकर बनने वाले कोड या बनने वाले कोडों की संख्या, कितने कोड बनेंगे उनकी संख्या क्या है, तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे 10 में से हमें कितने का क्रम चयन करना है 4 का, तो 10 p 4 हमें क्या करना है ज्ञात। इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं क्रमचय का फॉर्मूला होता है n p r बराबर n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो। हमें निकालना है 10 p 4 का मान, n की जगह हमने क्या रख दिया 10 फैक्टोरियल, बटे में हमें दे रखा है n का मान 10, r का मान 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर लो इसे। ये तो 10 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर 10 p 4 बराबर 10 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल से पहले ओपन कर लेते हैं, तो 10 9 8 7 और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और इसके बटे में भी कितना दे रखा है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो कैलकुलेट कर लो 10 p 4 का मान, यहां पे 9 को 8 से गुणा किया 9 8 72, 7 को 10 से गुणा किया तो 7 ढाई 70, 10 p 4 का मान निकालते हैं तो 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। यानी अभिष्ट तरीके कितने बनाए जा सकते हैं 5040 तरीके बनाए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको आगे कि यदि आपको अंकों की पुनरावृत्ति नहीं दे रखी है तो फिर प्रश्न में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमें अलग अलग स्थानों को भरने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट n और r का मान दे रखा था तो हमने क्रम का निर्धारण करते हुए इसका क्रमचय ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो पहली चीज तो अपन यहां पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। किसी भी अंक को हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हमें अंक दे रखे हैं, अंक यानी नंबर, और नंबर ये हमें दे रखे हैं टोटल 10। कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक दे रखे हैं। इसमें हमें 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने हैं। तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, चौथा अंक और ये लास्ट में 5 अंक। ठीक है, इस तरह से हमें इन 5 अंकों को भरने के इनके क्रम का चयन करना है या क्रम के तरीके ढूंढने हैं। लेकिन हिंट ये दे रखा है कि प्रत्येक टेलीफोन नंबर 67 से प्रारंभ होना चाहिए। तो अब ये याद रखें 67 का मतलब
पहले इधर से फर्स्ट नंबर तो 6 होना चाहिए और सेकंड नंबर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि टोटल हम 10 नंबर ले रहे थे, 10 में से 6 और 7 को इसने फिक्स कर दिया, तो बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बच रहे हैं और इन 8 में से हमें केवल इन 3 ही स्थान को भरना है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो इन तीनों को भरने का तरीका क्या होगा, इन तीनों को भरने का तरीका हम एक सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। इन तीनों को भरने का तरीका क्या होगा, इन 8 नंबर में से हमें केवल क्रम निर्धारित करना है 3 स्थानों का। ये 8p3 का मान ही हमें क्या करना है, ज्ञात। यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, जिसमें प्रत्येक नंबर 67 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने प्राथमिक नंबर 6 और 7 को क्या कर दिया है, फिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। यहां पे क्या लिखते हैं, 67 से प्रारंभ होने वाले उन शेष स्थानों को चुनने की विधि हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 8 अंकों में से, अब 8 ही तो बचेंगे, 8 अंकों में से कितने स्थान रह गए, 3। 3 अंकों को लेकर, 3 अंकों को लेकर बनाए जाने वाले टेलीफोन नंबर चुनने की विधि, टेलीफोन नंबर चुनने की विधि हमें क्या करनी है, ज्ञात। कैसे, 8 में से परम्यूटेशन बनाना है 3 का, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, n का मान फिक्स कर लेते हैं, n का मान 8 है, और r का मान फिक्स कर लेते हैं, r का मान 3 है। तो ये फॉर्मूला आ गया NPR का, जो होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। वैल्यू रख दो इसके अंदर, n की जगह कितना रख दिया 8, p, r की जगह कितना रख दिया 3, n फैक्टोरियल यानी 8 का फैक्टोरियल, और इसके बटे में दे रखा है n माइनस r यानी 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल एज इट इज है, 8 में से 3 गया तो 5 का फैक्टोरियल, तो ऊपर 5 के फैक्टोरियल तक लिखना है, 8 7 6 और 5 का फैक्टोरियल यहां पे आ गया। इसके बटे में कितना दे रखा है, 5 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, तो हमारे पास 8p3 का मान क्या बचा, 8 गुणा 7 गुणा 6। 8 को 7 से गुणा किया, 8 7 तो 56, और फिर किससे गुणा करना है, 6 से। 6 से गुणा किया, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 पंजो 30, 30 और 3 33। तो 67 से प्रारंभ होने वाले उन 5 अंकों के टेलीफोन नंबर के जितने कोड बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या 336 होगी। ये 336 हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ज्ञात करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो हमें केवल परिणामों की संभव संख्या क्या करनी है, ज्ञात। ऐसे प्रायिकता में आपने खूब क्वेश्चन किए होंगे, 9th क्लास में भी सिखाए जाते हैं और 10th क्लास में मैंने पढ़ाया है कि जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं
तो कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं? 8। ठीक है, जैसे यहां पे लिखते हैं, एक सिक्के के 3 उछाल में कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या। एक सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और टोटल परिणाम कितने आते हैं? 8। इसको समझने के लिए आप ये देखें, एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो ये सिक्का हमारे पास पहला है, ये दूसरे उछाल वाला सिक्का है, और ये हमारे पास तीसरी उछाल का कोई एक और सिक्का हमें दे रखा है। ठीक है ना? हम जानते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। तो हम कह सकते हैं एक सिक्के की एक उछाल में कितने परिणाम आते हैं? 2 परिणाम। तो हमें कितनी बार उछालना है? 3 बार। तो इनका गुणन कर देते हैं, तो गुणन सिद्धांत से अभिष्ट संख्या कितनी आ जाएगी? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8। तो इस तरह से एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम कितने आते हैं? 8। इस तरह से परिणामों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों को एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पर काम में लिया जाए। अब इसको सबसे पहले समझे देखो कि केवल हम एक झंडे को दूसरे झंडे के नीचे लगाएंगे और प्रत्येक विभिन्न संकेत होने चाहिए। तो विभिन्न संकेत का मतलब हमारे पास दिए गए झंडे कितने हैं? 5 अलग अलग रंग के हैं। तो यहां पे 5 भिन्न भिन्न रंग के झंडे दिए गए हैं, अब मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं जिससे और थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक झंडा जो ये है वो लाल रंग में मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो झंडा है वो हम यहां पे सफेद रंग में मान लेते हैं। तीसरा जो झंडा है वो हम मान लेते हैं यहां पे नारंगी रंग का है। चौथे नंबर का जो झंडा है मान लेते हैं ये पीले रंग का है। और यहां 5वें नंबर पे जो अलग अलग रंग के आधार पे ले तो वह हरे रंग में हमें दे रखा है। तो ये 5 रंग हो गए। हम किसी भी रंग को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2 अलग अलग रंग लेकर झंडे बनाने हैं। तो लाल सफेद को ले सकता हूं, सफेद लाल को ले सकता हूं ऊपर नीचे, सफेद नारंगी, नारंगी सफेद, नारंगी पीला, पीला नारंगी, पीला हरा, हरा पीला, ऐसे करके हमें अलग अलग 2 रंग लेने हैं। तो इसका मतलब किसी भी अंग की पुनरावृत्ति, किसी भी रंग की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो यहां पे क्या लिखते हैं? 2 भिन्न भिन्न झंडों को एक दूसरे के नीचे रखकर बनने वाले संकेतक या बनने वाले संकेत में रंग की पुनरावृत्ति नहीं है, रंग की पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, कैसे बनाना हमें झंडा? जैसे हमने यहां पर एक कलर
ऊपर ले लिया और एक कलर हमने इसके नीचे ले लिया। आ गई बात समझ में? और जब यहां पे दो अलग अलग कलर लेते हैं तो इससे ये जो संकेतक बनता है, ऐसे हम कितने संकेतक इन रंगों का प्रयोग करके बना सकते हैं, उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सोचो कि हमारे पास टोटल रंग कितने हैं? 5। ठीक है। चुनने के तरीके परम्यूटेशन, मतलब क्रम बनाने के तरीके। ठीक है। क्रम कितने हैं हमारे पास? 2 ही रंग लेने हैं। तो अगर हम 5p2 निकाल लें परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से, तो अभिष्ट संकेतकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां लिखते हैं 5 झंडों में से 2 झंडे लेकर बनने वाले संकेत। क्या लिखते हैं? 5 झंडों में से 2 झंडे लेकर बनने वाले संकेत। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5p2। यह हमें क्या करना है? ज्ञात। तो यहां पर हम सूत्र लगाते हैं परम्यूटेशन का, यानी क्रमचय का। तो ये हो जाएगा npr, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर हमें 5p2 का मान ज्ञात करना है। तो n की जगह 5 का फैक्टोरियल बटे में n का मान 5, r का मान 2 फैक्टोरियल। ये तो रहा 5 फैक्टोरियल, इसके बटे में 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। 5 को ओपन करना है 3 फैक्टोरियल तक, तो 5, 4, उसके बाद 3 फैक्टोरियल। इसके बटे में कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। तो यहां पे 5p2 का मान 5 गुणा 4। तो अभिष्ट संकेत कितने आ जाएंगे? 20। तो ऐसे हम 20 अलग अलग झंडे वाले संकेत बना सकते हैं, जो कि प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा गया था। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी प्रश्नावली के एग्जाम्पल मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है शब्द ROSE, रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या में ज्ञात करनी है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्न में यही लिखते हैं कि हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे रखी है। तो यहां प्रश्नानुसार अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है। सबसे पहले हमें ROSE इस शब्द में अक्षर कितने हैं? 4। और चयन भी हमें कितने करने हैं? 4 अक्षर वाले, अर्थपूर्ण, अर्थहीन। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखते हैं? मान लेते हैं 4 अक्षर ही लेने हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, और ये हो जाएगा चौथा अक्षर का स्थान। ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास 4 अक्षर हैं और यहां पर हमें परम्यूटेशन बनाना है। 4 अक्षर है, यहां पे किसी एक को भरना है। क्लियर है? पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसका मतलब 4 में से एक हम अक्षर यहां पे ले चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब कितने लेने हैं? 3, और भरना हमें इस एक को ही है।
3 में से 1 यहां भर चुका है तो कितने बचे? 2। लेना केवल हमें 1 को ही है। 2 में से यहां पर 1 भर चुका है तो बचा कितना? 1। तो यहां पर हमें किसको भरना है? केवल 1 को ही। इन सब के परम्यूटेशन को सॉल्व करके गुणा कर लेंगे तो अभिष्ट अक्षरों की या अभिष्ट विधि कितनी विधि बन सकती है उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहां पे पहले अक्षर चुनने की विधि, पहला अक्षर चुनने की विधि, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? 4 में से हम पहला अक्षर चुनेंगे। यहां पर 1 है तो क्या आएगा? केवल 4। इसी प्रकार दूसरा अक्षर चुनने की विधि, 4 में से 1 हम भर चुके हैं तो 3 में से 1 लेना है तो 3। तीसरा अक्षर चुनने की विधि, तो यहां पर 3 आ चुके हैं तो 2, तो कितना बचेगा? केवल 2। और लास्ट में चौथा अक्षर चुनने की विधि, चौथा अक्षर चुनने की विधि। अब 4 अक्षर में से केवल 2 अक्षर तक तो यहां चुन लिए थे, बचा हुआ 1 चुनना है एक जगह, तो कितना बचेगा? 1। तो यहां पे लिखेंगे अतः कुल विधि, तो सबको गुणन सिद्धांत से गुणा करा लेंगे। 4 को, 3 को, 2 को, 1 को। 4 3 12, 2 1 2, और यहां पे 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। तो अभिष्ट तरीके कितने बनेंगे? 24 तरीके, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हमें कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमें दे रखा है, भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों में से कितने भिन्न भिन्न संकेतक उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेतक के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब हमें झंडे कितने दे रखे हैं? अलग अलग रंग के 4, और हमें 2 झंडों को साथ में लेना है अलग अलग रंग के। इसका मतलब रंग की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यहां पे वही लिखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार रंगों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो झंडे कितने दिए हैं? 4 झंडे दे रखे हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा? 4। इनसे हमें केवल 2 झंडे लेकर ही परम्यूटेशन बनाना है, तो r का मान कितना हो जाएगा? 2। 2 का ही क्या करना है? क्रमचय करना है। तो यहां पे लिखते हैं 4 झंडों में से 2 झंडे लेकर बनने वाले संकेत, 4 झंडों में से 2 झंडों को लेकर बनने वाले संकेत। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, 4 झंडों में से हमें परम्यूटेशन बनाना है, क्रमचय बनाना है केवल 2 झंडों के साथ। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो यहां पे, 4p2 बराबर n की जगह 4 फैक्टोरियल बटे में n के स्थान पे 4, r के स्थान पे 2 और उसका फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बटा 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल। 4 के लिए लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 तक रोक देंगे 2 फैक्टोरियल, और इसके बटे में क्या दे रखा है? 2 फैक्टोरियल।
2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 4p2 का मान केवल क्या बचेगा, 4 गुणा 3, 4 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 12। तो हम कहेंगे ऐसे 12 संकेत बनाए जा सकते हैं 4 झंडों में, 2 झंडों को साथ लेकर अलग अलग रंग वाले। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है अंक 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक हमें दे रखे हैं, से 2 अंकों की सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, जो अंक एक बार काम में ले लिया उसे दोबारा ले सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। जो हमें अंक दे रखे हैं वो टोटल नंबर हमें दे रखे हैं 5, 1 2 3 4 और 5 तक। ठीक है, 2 अंकों की सम संख्या में बनानी है, तो थोड़ा सा हम बॉक्स बना के इसको समझते हैं। 2 अंकों की संख्या बनानी है तो एक इकाई का अंक हो जाएगा और एक दहाई का अंक हो जाएगा। एक तो यहां पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, और यहां पर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। ठीक है, सम संख्या का मतलब हो गया इकाई का अंक हमेशा सम होना चाहिए। 1 से 5 में हमारे पास 2 और 4, ये हमें 2 अंक क्या दे रखे हैं, सम। तो इकाई के अंक को चुनना है तो इन दोनों अंकों में से किसी एक का परमुटेशन बनाना होगा। तो ये इकाई का अंक चुनने की विधि हो गई। दहाई के अंक की हम बात करते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो वापस इन 5 अंकों में से किसी एक अंक को यहां पे रखना है। तो दहाई का अंक चुनने की विधि है 5p2, इकाई का अंक चुनने की विधि है 2p1। इन दोनों को हम हल करके गुणा करा देंगे तो अभिष्ट विधि कितनी होगी, यानी विधि की कुल संख्या निकलकर यहां पर आ जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं इकाई के अंक को चुनने की विधि। इकाई के अंक को चुनने की विधि। तो इकाई के अंक में हमें 2 सम संख्या तो लेनी ही है और किसी एक का क्या करना है, यहां पे क्रम बनाना है। तो यहां पर 1 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह यहां पर दहाई के अंक को चुनने की विधि। दहाई के अंक को चुनने की विधि हमें क्या करनी है, यहां पे ज्ञात। तो यहां पर हम देखते हैं अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, तो वापस 5 अंक में से किसी एक अंक का चयन करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 5। तो लास्ट में लिखते हैं अतः कुल चुनने की विधि। और कुल चुनने की विधि में हम क्या करेंगे, गुणन सिद्धांत लगा देंगे। तो 2 और 5 को गुणा किया तो कुल विधि कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 को हम कंप्लीट करते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना। और हाँ, YouTube पर इससे सरल और आसान तरीके से समझने के लिए कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो और हमारी मेहनत के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 प्रश्नावली 6.1 का लास्ट और सबसे शानदार एग्जाम्पल है, इसको ढंग से समझकर ही करना। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। विभिन्न झंडे का मतलब है अलग अलग रंग के झंडे हैं, ये 5 झंडे हमें अलग अलग दे रखा है। तो उन विभिन्न संकेतकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। कम से कम 2 झंडों को, 2 झंडों से ज्यादा भी आप ले सकते हैं, एक साथ 3 झंडे, एक साथ 4 झंडे, एक साथ 5 झंडे, लेकिन कम से कम 2 झंडों को एक साथ रखकर जब एक संकेतक बनता है,
ऐसे कुल कितने संकेतक बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या में क्या करनी है ज्ञात। जरा समझो इस प्रश्न को। सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, 5 अलग अलग झंडे दे रखे हैं। तो ये हमारे पास पहला झंडा हो गया, ये हमारे पास दूसरा झंडा हो गया, ये हमारे पास तीसरा झंडा हो गया, यहां पर ये चौथा झंडा हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हमें 5 अलग अलग झंडे दे रखे हैं। इन पर मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 झंडे हमें दिए गए हैं। अब प्रश्न है कम से कम 2 झंडों को एक दूसरे के नीचे रख के संकेतक हमें बनाना है। कम से कम इस शब्द पे ध्यान देना है आपको, कम से कम 2 झंडे लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी ले सकते हो, तो जितने हमें दे रखे उतने ही लेंगे। तो पहली बार हम कम से कम 2 झंडे का मतलब हम यहां पर एक ऐसा संकेतक बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम 2 झंडे हैं। तो ऐसे कुल कितने संकेतक बन सकते हैं, तो 5 झंडों में से 2 झंडों को चुनने का तरीका यह हो जाएगा 5p2। कम से कम 2, तो ज्यादा से ज्यादा तो और हो सकते हैं। तो अब हम 2 झंडे नहीं लेकर कितने झंडे लेते हैं, 3 झंडे। ये 3 झंडे हो गए। ठीक है, अब हम इन 5 में से 3 झंडे को परम्यूटेशन करने के तरीके इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कम से कम 2 झंडे में 3 झंडे आ गए, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा तक लेने हैं। अब हम 3 झंडे की जगह कितने झंडे ले लेते हैं, 4 झंडे। ये 4 झंडे एक साथ हो गए। तो हमें इन 5 में से चयन करना है या इन 5 में से क्रम का निर्धारण करना है इन 4 झंडों का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कम से कम 2 झंडों का मतलब 2 तो आपको लेने ही हैं, इससे ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। तो इससे ज्यादा हमने 3 4 और अब यहां पर कितने झंडे ले लेते हैं, 5। 1 2 3 4 और 5। अब हम इन 5 झंडों में से इन 5 झंडों को चयन करने के परम्यूटेशन क्या करेंगे ज्ञात। अब यह भी ध्यान रखना कि ये वाला इसके अंदर क्या नाम है, मेल नहीं खाएगा, क्योंकि इसमें 2 झंडे और इसमें 3 झंडे। ये इसके अंदर मेल नहीं खाएगा, ये इसके अंदर मेल नहीं खाएगा। और जब गणना का मैंने नियम बताया था तब समझाया था कि जो जिसके अंदर मेल नहीं खाता है तो फिर उनके परिणामों की संख्या को जोड़ लिया जाता है, और जो जिसके अंदर मेल खाता है उनके परिणामों की संख्या को गुणा करा दिया जाता है। तो इसके अभिष्ट संकेत हम जोड़कर ज्ञात करेंगे, न कि गुणा करके। ठीक है, अब यहां पर एक एक चीज में लिख के समझा रहा हूं, उसको समझे। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कुल झंडे, कुल झंडे यानी नंबर जो दे रखा है n, वो दे रखा है 5। यहां पे लिखते हैं 5 में से 2 झंडे लेकर बनने वाले संकेतों की संख्या। 5 में से 2 झंडे लेकर बनने वाले संकेतों की संख्या। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 5 में से हमें परम्यूटेशन निकालना है 2 का। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, 5 का फैक्टोरियल बटा n-r। तो 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। यहां 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, बटे में कितना दे रखा है, 3 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया, 5 को 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20। तो अगर हम कम से कम 2 झंडे लें तो 2 ही झंडों के द्वारा कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, 20 संकेत बनाए जा सकते हैं। अब हम यहां पे कम से कम 2 के मतलब 3 झंडे साथ लेते हैं। तो यहां पर 5 में से 3 झंडे लेकर बनने वाले संकेतों की संख्या। ठीक है ना, 5 में से हमें परम्यूटेट बनाना है 3 झंडों को लेकर, तो 5 का फैक्टोरियल। 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, और इसके बटे में दे रखा है 2 का फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया,
गुणा कराते हैं, 5 चौक 20 और 20 को 3 से गुणा किया तो 20 दिया 60। ऐसे हम 60 संकेत बना सकते हैं जब 5 में से 3 झंडों को साथ लेते हैं। अब हम 5 में से 4 झंडों को लेते हैं। 5 में से 4 झंडे लेकर बनने वाले संकेतों की संख्या, ठीक है। तो 5 में से परम्यूटेट बनाना है 4 झंडों का, तो 5 का फैक्टोरियल बटा 5 में से 4 गया तो 1 का फैक्टोरियल। तो यहां पे ओपन करते हैं 5 4 3 2 1 का फैक्टोरियल, बटे में क्या दे रखा है 1 का फैक्टोरियल। 1 के फैक्टोरियल से 1 का फैक्टोरियल कटा, मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौक 20 3 दूना 6 और 6 को फिर 20 से गुणा कराते हैं, 6 दूना 12 120 संकेत बनाए जा सकते हैं। लास्ट में हम क्या लिखेंगे 5 में से 5 झंडे, तो 5 में से 5 झंडे लेकर बनने वाले संकेतों की संख्या। तो यहां पर 5 में से परम्यूटेट 5, तो इसका मतलब क्या होता है 5 का ही फैक्टोरियल होता है। 5 का फैक्टोरियल यानी 5 को 1 तक ले जाना है कैलकुलेट करते हुए, प्रसार करते हुए। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कैलकुलेट करते हैं 5 चौक 20 20 या 60 60 दूना 120 120 एकम 120। कोई भी परिणाम किसी दूसरे परिणाम के भीतर नहीं रहता है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे अभिष्ट संकेत निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः कम से कम 2 झंडों को साथ लेकर बनने वाले कुल अभिष्ट संकेत, तो सबको जोड़ देते हैं। जब 2 झंडे लिए थे तो 20 संकेत बने थे, 3 झंडे लिए थे 60 संकेत बने थे, 4 झंडे लिए थे तो 120 और 5 झंडे लिए तो 120। सबको जोड़ते हैं तो टोटल संकेत कितने आ जाएंगे 320। इस तरह से कम 2 झंडों को साथ लेकर, कम से कम 2 का मतलब 2 तो लेना ही है, बाकी 2 से ज्यादा भी लेना है। तो ऐसे हमने टोटल 320 संकेत इस एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या किए हैं ज्ञात। इस एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ आपकी प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल बेसिक के साथ फिनिश्ड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल बेसिक के साथ करवाऊंगा। तब तक आप इस प्रश्नावली को ढंग से तैयार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। आई होप, उम्मीद है कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर रखा होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो चैनल को दोबारा बोल रहा हूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।